हेलो एवरीवन। अपन भारत की संघीय कार्यपालिका के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में अपन ने इसके पहले वीडियो में चर्चा की। आज अपन देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान है उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। और भारत में क्योंकि अपन ने पढ़ा कि संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, जबकि वास्तव में जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है। लेकिन वैधानिक और संवैधानिक नाम मात्र का पद होने के बावजूद भी भारतीय संविधान में जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं उनमें राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण पद माना गया और एक गरिमापूर्ण और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक पद को माना गया। अपन देखते हैं कि संविधान के प्रावधानों में जो अनुच्छेद 53 है संविधान का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यानी संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित की गई है। यदि अपन शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। एक है शांतिकालीन या जिनको साधारण शक्तियां बोलते हैं, और दूसरी है असाधारण परिस्थितियां। ऐसा हो कि मान लीजिए देश में कोई संकट काल उपस्थित हो तो ऐसे प्रावधान भी संविधान में किए गए आपातकालीन प्रावधान, जिनको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बोला जाता है। तो आज अपन राष्ट्रपति की जो शांतिकालीन शक्तियां हैं या सामान्य जो शक्तियां हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। तो जैसा कि अभी अपन ने अनुच्छेद 53 की बात की तो उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके अलावा जो संविधान का अनुच्छेद 77 है उसमें भी लिखा हुआ है कि भारत सरकार के कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। यानी शासन का जो संचालन है या फिर शासन के जो समस्त कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे और सरकार के महत्वपूर्ण जितने भी निर्णय हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 76 है जिसमें ये कहा गया है कि भारत का जो संघीय मंत्रिमंडल होगा उसका अध्यक्ष हालांकि प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति को ये कहा गया है उस अनुच्छेद में 74 में कि कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए राष्ट्रपति उसको सलाह और सहायता देगा। एक तरीके से संविधान के अनुसार जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित की गई है और राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। यदि अपन अनुच्छेद 78 की बात करें 78 की, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल से संबंधित जितने भी कोई प्रस्ताव है, व्यवस्थापन संबंधी हो सकता है या फिर प्रशासन संबंधी कोई भी प्रस्ताव है तो इसकी सूचना वह राष्ट्रपति को देगा। एक तरीके से प्रधानमंत्री का कर्तव्य निश्चित किया गया है, दायित्व निश्चित किया गया है कि वो मंत्रिमंडल संबंधी समस्त सूचनाएं वो राष्ट्रपति को देगा। इसके अलावा मान लीजिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के ऐसे किसी निर्णय को, जिस पर किसी मंत्री ने तो निर्णय ले लिया लेकिन उसको सबके सामने नहीं रखा गया या मंत्रिमंडल के विचार के लिए नहीं रखा गया, तो राष्ट्रपति ऐसे मामले को भी अपने पास मंगवा सकता है और उसके विचार के लिए उसको रखवा सकता है। इसके अलावा अपन यदि नियुक्तियों के संबंध में बात करें तो अपन देखते हैं संविधान के अनुच्छेद जो 75 है उसके अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि जो बहुमत दल का नेता होता है उसी की, और यदि मान लीजिए बहुमत नहीं प्राप्त हो लोकसभा में किसी भी दल को, तो सबसे बड़ा दल या जो सबसे बड़ा गठबंधन होता है उसको राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो दिलाई जाती है। महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति ही उसको महान्यायवादी को हटा सकता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जो महालेखा परीक्षक होता है, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक जिसको बोला जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त है या अन्य चुनाव आयुक्त है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, सदस्य हैं, और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति का, वित्त आयोग के अध्यक्ष है, इनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा अपन बात करें संविधान के अनुच्छेद 124 और 217, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय 124 और उच्च न्यायालय राज्यों के जो अनुच्छेद 217 में व्यवस्था की गई है, तो उनके अनुसार भी सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, हालांकि वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार की जाती है। यदि विदेशों में भारत के राजदूत नियुक्त करना है या कूटनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त करना है तो ये कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार और भी कई, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित कोई आयोग है, या फिर राज्यों के बीच में अंतर्राज्य परिषद का गठन करना है, या केंद्र राज्यों के बीच किसी प्रकार की कोई समिति या परिषद का गठन करना है, नियुक्त करना है, तो ये कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। 3 अंग माने गए संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो एक संसद के महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते भी जो भारत के व्यवस्थापन संबंधी कार्य है या कानून निर्माण संबंधी कार्य, हालांकि जिसको करती संसद है, तो उसमें भी राष्ट्रपति द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसमें देखिए विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति जो है वो संसद की बैठक बुला सकता है, जो अधिवेशन होता है उसको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा, या फिर स्थगित करना है तो ये कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है वो भी, लोकसभा को विघटित या भंग करने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति के पास है, कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए यदि लोकसभा और राज्यसभा में जो साधारण विधेयक होता है, इन दोनों में यदि मतभेद हो, और मतभेद होने की स्थिति में जैसा कि प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों का बुलाने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा प्रत्येक जो अधिवेशन का प्रारंभ होता है तो संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं उसमें भी राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। प्रत्येक जो आम चुनाव होते हैं उन आम चुनावों के बाद और प्रत्येक वर्ष जो संसद का प्रथम अधिवेशन होता है उसको भी राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद में किसी भी प्रकार का, मान लीजिए कोई विधेयक लंबित है या अन्य किसी भी संबंध में, वह संसद को क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यदि उसका पद रिक्त है, या फिर राज्यसभा का जो सभापति या उपसभापति किसी भी प्रकार का कोई पद रिक्त है, तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को या लोकसभा के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा वह अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। तो ये 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 सदस्य नियुक्त करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि संसद सदस्यों की जो सदस्यता है उनके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई विवाद है और उस पर चर्चा करनी है तो वह भी चुनाव आयोग के परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए संसद द्वारा पारित जो भी विधेयक होते हैं वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के कानून नहीं बन सकते। कोई भी विधेयक है जब राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति देगा या अपनी सहमति देगा तभी वह विधेयक क्या बन सकता है? कानून बन सकता है। इसलिए प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर है वो होना जरूरी है। अब देखिए विधेयक जब भी संसद द्वारा पारित होकर आता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो विधेयक पर राष्ट्रपति 3 तरीके अपनाता है। एक तो वह अपनी स्वीकृति दे दे,
या फिर यदि वह स्वीकृति दे देता है तो वो कानून बन जाता है, या फिर वो स्वीकृति नहीं देकर अपने पास उसको सुरक्षित रख ले, या फिर वह विधेयक को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन विधेयक और जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जाती है, इनको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। जो साधारण विधेयक है उनको राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। हालांकि जो 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था उसमें ये स्पष्ट कर दी गई थी व्यवस्था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेगा और उसको मानना बाध्यकारी होगा। लेकिन जो 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1978 में, उसके द्वारा एक लाइन या एक वाक्य और जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय को स्वीकार करने से पहले वह अपना जो विधेयक है उसको संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और बाद में भी यदि उसको संसद पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाद में क्या होगा, बाध्यकारी होगा। और संसद दोबारा यदि उसको पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति को उसको मानना ही पड़ेगा। तो ये जो विधेयक एक होता है कि वह स्वीकृति नहीं दे और अपने पास सुरक्षित रख ले, जिसको जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट विटो के नाम से जाना जाता है, कि वो अपनी मेज पर ही रख लगता है, क्योंकि इसमें कोई समय सीमा संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति को कितने दिनों के अंदर अंदर जो विधेयक है उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। अभी तक जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उनके समय जो एक विधेयक पारित किया गया था उसको उन्होंने पारित नहीं किया था, और जो ये जेबी निषेधाधिकार है इसका प्रयोग उन्होंने किया। इसके अलावा देखिए, एक राष्ट्रपति यदि मान लीजिए संसद 70 में नहीं है, 17वां साल चल रहा है, तो उस समय यदि किसी नए कानून की जरूरत पड़ गई, अति आवश्यक हो गया, तो संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। हालांकि व्यवहार में देखा जाए तो इसका प्रयोग भी मंत्रिमंडल और जो प्रधानमंत्री है उन्हीं के द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर भी अध्यादेश जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। और अध्यादेश को जब भी संसद की बैठक हो और बैठक में 6 हफ्तों के अंदर उसको रखना होता है, यदि मान लीजिए संसद ने उस अध्यादेश को स्वीकार कर लिया तो वह क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इसके पहले यदि संसद का अधिवेशन शुरू नहीं होता है तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को वापस भी लिया जा सकता है। ये अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो दी गई है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में देखिए, धन विधेयक जो होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में जो संविधान में व्यवस्था की गई है कि वो सबसे पहले लोकसभा में रखे जाएंगे, लेकिन लोकसभा में भी राष्ट्रपति की सहमति से ही रखे जा सकते हैं। पहले उसकी राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो लेनी होगी। इसके अलावा जो केंद्रीय बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसको संसद के समक्ष रखा जाता है, तो वो भी राष्ट्रपति की स्वीकृति से और राष्ट्रपति के नाम से ही जो वित्त मंत्री द्वारा बजट हमेशा प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लीजिए भारत की आकस्मिक निधि है या फिर जो संचित निधि है उसमें से किसी प्रकार का कोई धन निकालना है तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं निकाला जा सकता, उसकी स्वीकृति जरूरी होती है। इसके अलावा अनुदान की कोई भी मांग करनी है तो वो भी उसके लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज अपन देखते हैं कि हर 5 वर्ष बाद में एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। और ये जो वित्त आयोग है वो राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व का बंटवारा किस तरीके से होगा इसके ऊपर चर्चा सलाह देने के लिए सरकार को गठन किया जाता है वित्त आयोग का। ये कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, अभी जैसे अपन ने पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद जो 72 है वो राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण शक्ति देता है, क्षमादान की शक्ति, कि राष्ट्रपति जो है क्षमादान का अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी दंड को जैसे पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं या फिर स्थगित कर सकते हैं, या दंड का जो प्रकार होता है उसमें उसकी जो प्रकृति होती है उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो बात है कि राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग किस प्रकार के दंड के लिए
कर सकता है। एक तो उन मामलों के लिए जहां पर जो सजा है या जो दंड है वो किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा जो बात है ये है कि वह दंड किसी ऐसे मामले के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघीय कार्यपालिका है उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो मामला। क्योंकि जैसा कि अपन देखते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो संघीय विषय अलग है, राज्य के विषय अलग है, संघ सूची, राज्य सूची, इस प्रकार शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, तो उन्हीं मामलों में राष्ट्रपति क्षमा का जो अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत उसका प्रयोग कर सकता है जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसके अलावा यदि अपराधी को मृत्युदंड दिया गया है तो भी राष्ट्रपति द्वारा उसको क्षमादान दिया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। यदि इसके अलावा अपन देखें तो राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां भी प्राप्त है, क्योंकि वह भारत की तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, जल और वायुसेना, उनके प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। युद्ध है या उसकी समाप्ति की घोषणा है, हालांकि संसद की अनुमति के अनुसार ही राष्ट्रपति ऐसा करता है। और भारत का जो सर्वोच्च सेनापति है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, वो राष्ट्रपति को माना जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कूटनीतिक शक्तियाँ, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, समझौते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भारत का प्रतिनिधित्व करना हो तो वह भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। राज्यों के संबंध में यदि अपन बात करें तो वह भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है कि मान लीजिए कुछ ऐसे विषय हैं, विधेयक, जिन पर राज्य सरकारों को भी स्वीकृति लेनी होती है। मान लीजिए राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई अधिनियम बनाया जा रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ कोई व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो उसको विधानसभा में प्रस्तुत करना है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। और राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल भी अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को एक अनुच्छेद 143 है जिसके अनुसार संविधान में कि मान लीजिए कोई सार्वजनिक महत्व का ऐसा मामला है तो राष्ट्रपति उस मामले पर, उस प्रश्न पर, सार्वजनिक महत्व का जो प्रश्न है उस पर सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, कानूनन परामर्श ले सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वह उसको स्वीकार करे या नहीं करे, और न ही ये अपने एक तरीके से राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो उस परामर्श को स्वीकार करे या नहीं करे। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। इसके आगे का जो वीडियो है उसमें अपन राष्ट्रपति की जो आपातकालीन या असाधारण शक्तियां हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।